तो चलिए आज की क्लास में देखेंगे दोस्तों पॉलिटी का छठा क्लास। पॉलिटी का कितना क्लास है? पॉलिटी का पॉलिटी का छठा क्लास है। अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा क्लास नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। और ये पॉलिटी का छठा क्लास है और ये एनसीईआरटी पर आधारित है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बात करना। ये एनसीईआरटी पर बेस्ड आधारित है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल साबित होगा। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है राजपाल। तो राजपाल को पढ़ेंगे। तो चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश के अनुसार किया गया है? तो कनाडा के अनुसार। याद रखना कि राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। दूसरा पॉइंट है कि राज्य की कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। याद रखना, राज्य की कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। हमेशा के लिए याद रखना। अगला पॉइंट है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किया जाता है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल के द्वारा सदस्यों को मनोनीत किया जाता है विधान परिषद में। विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6 भाग सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। तो ये फैक्ट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि को उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना कि यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि को उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। अगला पॉइंट है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। याद रखना, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री को नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट कहता है कि राज्य विधानसभा के 17वां सत्र का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य विधानसभा के 17वां सत्र का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। याद रखना, राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरित और प्रोन्नत कर सकता है? तो उच्च न्यायालय से सलाह लेकर। याद रखना, उच्च न्यायालय से सलाह लेकर जिला न्यायाधीशों को नियुक्ति एवं स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। राज्यपाल का वेतन एवं भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल को वेतन एवं भत्ते किस निधि से दिया जाता है? तो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है तो पूछने का भी संभावना है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। याद रखना, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत किसी भी विधेयक को राज्यपाल आरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के विचार के लिए। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो 3.5 लाख है। याद रखना, 3.5 लाख है, 3,50,000 है। आप सभी लोग याद रखना, वर्तमान में राज्यपाल की मासिक वेतन कितना है? तो 3.5 लाख है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल
किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और राज्यपाल पुनर्नियुक्त भी योग्य होता है। मतलब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत कहा गया है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और राज्यपाल पुनर्नियुक्त भी का योग्य होता है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट है राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां। राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां। राज्य की महाधिवक्ता को राज्यपाल नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग एवं अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल नियुक्ति करता है और राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल नियुक्ति करता है और विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल ही करता है और राज्य वित्त आयोग का गठन का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल ही नियुक्ति करता है। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति का परामर्श देता है। राज्यपाल को लेकर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगला पॉइंट कहता है कि भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। याद रखना, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी और ये कहाँ की थी? यूपी की थी। सरोजिनी नायडू यूपी के राज्यपाल थी जो कि प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला पॉइंट है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा किया गया है। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा। याद रखना, अनुच्छेद 333 के द्वारा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। राज्यपाल राज्यों के राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में है। मतलब राज्यों का राज्यपाल हो सकता है अनुच्छेद 153 में। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल निहित होना 154 में है और आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल का कार्य है अनुच्छेद 160 में और क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन या परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है 161 में। 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना है। ये 163 में। अनुच्छेद 200 में राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति या राष्ट्रपति का विचारार्थ आरक्षित करना है। अनुच्छेद 200 में। अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 201 में कि विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति का कार्यवाही करना है। 201 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में। याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ये बेहद इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों। ये राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 213 में है। राज्यपाल के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में। याद रखना, राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 233 में है। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है अगला टॉपिक है राज्य विधानमंडल। अगला टॉपिक है राज्य विधानमंडल और राज्यपाल हम लोग पढ़ लिए। अगला टॉपिक है राज्य विधानमंडल। तो विधानमंडल को देखते हैं, पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
पहला पॉइंट कहता है कि भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन-सा है? तो विधान परिषद है। भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन-सा है? तो विधान परिषद है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? मतलब राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण कर रखता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रण रखता है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 148 में। ये भी पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद 148 में वर्णित है। याद रखना, 148 में वर्णित है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि राज्य में उच्च सदन की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा किया जाता है। राज्य में उच्च सदन की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। अगले पॉइंट कहता है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक के अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 माह तक। याद रखना, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है। याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 163 में है, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 164 में है, राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। 164 में है कि राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। ये अनुच्छेद 164 में है। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार के कार्य का संचालन का वर्णन है। अनुच्छेद 166 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने की मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। तो ये अनुच्छेद 167 में है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 169 में। याद रखना, अनुच्छेद 169 में विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 169 में। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि राज्य के विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 170 में। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 170 में। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ये पॉइंट टू द पॉइंट है, आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। तो ये टू द पॉइंट है, आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में। याद रखना, गोवा में पहला नंबर गोवा है और दूसरा उत्तराखंड का है। दूसरा दूसरा राज्य उत्तराखंड का है। भारत में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुआ है? तो गोवा में। और दूसरा राज्य उत्तराखंड का है। राज्य विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राज्य विधान का सभा का अध्यक्ष राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। याद रखना, उपाध्यक्ष को सौंपता है। राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है कि विधानसभा के सदस्यों के निर्हताओं निर निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। विधानसभा के सदस्यों की निर्णयों से संबंधित प्रश्नों का अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना है?
है तो 25 वर्ष है। विधानसभा का सदस्यों की निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। ये पॉइंट टू द पॉइंट है, तो आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है कि वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो 5 थे। याद रखना 5 थे। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो 5 थे। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में बनी थी। याद रखना उत्तर प्रदेश में बनी थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में बनी थी और उसका नाम क्या था? तो सुचेता कृपलानी था। याद रखना सुचेता कृपलानी जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और ये उत्तर प्रदेश का थी। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत के किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी? तो उत्तर प्रदेश की। याद रखना भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी 1963 से 1967 ईस्वी के बीच उत्तर प्रदेश की थी, जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या, मतलब किस राज्य में कितना विधानसभा के सदस्यों की संख्या है, ये खुद देखने वाले हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या को देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में 175 है और अरुणाचल प्रदेश में 60 है। असम में विधानसभा सदस्यों की संख्या 126 है और बिहार में 243 विधानसभाओं की सीटों की संख्या है। छत्तीसगढ़ में 90 है और गोवा में कितना है? तो गोवा में 40 है और गुजरात में 182 है और हरियाणा में कितना है? तो 190 है। हिमाचल प्रदेश में 168 है, तो झारखंड में 81 है और कर्नाटक में 224 है, तो केरल में 140 सीटें हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, तो महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। मणिपुर में 60 सीटें हैं, तो मेघालय में 60 सीटें हैं। मिजोरम में कितनी सीटें हैं विधानसभा का? तो 40 सीटें हैं और नागालैंड में कितना सीटें हैं? तो 60 सीटें हैं। उड़ीसा में कुल कितने सीटें हैं? तो 147 सीटें हैं विधानसभा का और पंजाब में 117 सीट हैं। राजस्थान में 200 सीट हैं और सिक्किम में 32 सीट हैं। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, तो तेलंगाना में 199 सीट हैं। त्रिपुरा में 60 सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, जो कि सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में विधानसभा के टोटल 403 सीटें हैं। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं। याद रखना पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल सीटें 294 हैं और उत्तराखंड में 70 हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 70 हैं और पुदुचेरी में 30 हैं। जम्मू कश्मीर में 90 हैं। याद रखना हमेशा के लिए। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला है अगला टॉपिक है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय। तो चलिए उच्च न्यायालय को पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन एवं भत्ते किस निधि से दिया जाता है? तो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक बार में 3 बार कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में यह निर्णय लिया गया था कि 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है।
तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति है। पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश। दूसरा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तीसरा है एक प्रख्यात विधेयता। ये सभी न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को करता है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 62 वर्ष। याद रखना, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्ति कितना है? तो 65 वर्ष है। और उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति कितना है? तो 62 वर्ष है। याद रखना हमेशा के लिए। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके ये अधूरा दिया गया है, उसके उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है, तो उस लेख को क्या कहते हैं? तो परमादेश कहते हैं। याद रखना, परमादेश कहते हैं। भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। याद रखना कि भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। अगला पॉइंट है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैज्ञानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो कि मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला पॉइंट है कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन याचिका करती है? तो उत्प्रेषण करता है। उत्प्रेषण करता है। अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सा याचिका करती है? तो उत्प्रेषण करता है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला पॉइंट है कि मूल अधिकारों का संरक्षण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारता में आता है। मूल अधिकारों के संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को अधिकारता में आता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो अधिकरण न्यायाधीश। याद रखना, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो अधिकरण न्यायाधीश शामिल नहीं होता है। अगला पॉइंट है निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो 3 माह तक। याद रखना, निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो टोटल 3 माह तक। याद रखना हमेशा के लिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 214 में है राज्यों के उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन है। 216 में और 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति और अहर्ताएँ हैं। और अनुच्छेद 218 में उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों लागू होना है। और अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण 219 में है। और 220 में अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध है। प्रैक्टिस पर प्रतिबंध है। 221 में न्यायाधीशों का वेतन भत्ते इत्यादि का वर्णन है। और 222 में किसी न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय से दूसरे उस न्यायालय में स्थानांतरित है। 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। 224 में अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 224 के ए में उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है। 226 में कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। मतलब 226 में
उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना है। अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति है। अनुच्छेद 228 में उच्च न्यायालय में कुछ मामलों का स्थानांतरण है। 228 के ए में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों को विस्तार के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 229 में प्राधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालय को व्यय का प्रावधान है और अनुच्छेद 230 में उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार का वर्णन है और अनुच्छेद 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए साझे उच्च न्यायालय की स्थापना है। अनुच्छेद 231 में तो यह था उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद था। तो ये इसे एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है उच्च न्यायालय पीठ के अवस्थित क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थिति एवं क्षेत्राधिकार मतलब कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। कब हुआ था? कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था और राज्य क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यह क्षेत्राधिकार है और मुख्य पीठ कोलकाता है। याद रखना मुख्य पीठ कोलकाता है। बम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1862 में ही हुआ था। बम्बई मद्रास कोलकाता कोलकाता बम्बई मद्रास की स्थापना कब हुआ था? तो 1862 में हुआ था और राज्य क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र दादर नागर हवेली और दमन दीव और गोवा का अधिकार है बम्बई उच्च न्यायालय में और मद्रास उच्च न्यायालय में तमिलनाडु और पुदुचेरी का अधिकार है। याद रखना मद्रास उच्च न्यायालय में किसका अधिकार है? तो तमिलनाडु व पुदुचेरी का अधिकार है और कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में हुआ था। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में हुआ था और ये क्षेत्राधिकार कर्नाटक राज्य का है। इलाहाबाद का 1866 में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का अधिकार है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। याद रखना पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था और ये किस राज्य का क्षेत्राधिकार है? तो बिहार राज्य का केवल। याद रखना बिहार राज्य का क्षेत्राधिकार है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की स्थापना उच्च न्यायालय के 1928 में हुआ था और ये जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का क्षेत्राधिकार में आते हैं। और 8वां है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना तो 1956 में हुआ था और ये मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्राधिकार है। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था और ये राज्य क्षेत्राधिकार किस कहाँ-कहाँ है? तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। याद रखना पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुआ था। कब हुआ था? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुआ था और गुवाहाटी में किस राज्य का क्षेत्राधिकार है? तो असम का, नागालैंड का, मिजोरम का तथा अरुणाचल प्रदेश का गुवाहाटी के अंतर्गत आता है। असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी के अंतर्गत आता है। ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुआ था। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है उड़ीसा। उड़ीसा की स्थापना 1948 में हुआ था और ये उड़ीसा राज्य का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुआ था और ये राजस्थान के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुआ था और ये केरल और लक्षद्वीप के क्षेत्राधिकार में आते हैं। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में हुआ था और ये गुजरात उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था। याद रखना दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था और ये दिल्ली के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1967 में हुआ था और ये हिमाचल प्रदेश क्षेत्राधिकार आते हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में हुआ था और ये सिक्किम क्षेत्राधिकार के राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में हुआ था और ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। उत्तराखंड 2000 में हुआ था और ये उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं और झारखंड 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। मेघालय 2013 में
उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था और ये मेघालय के अंतर्गत आता है। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुआ था और ये मणिपुर के अंतर्गत आता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है त्रिपुरा। त्रिपुरा 2013 में स्थापना हुआ था और ये त्रिपुरा के अंतर्गत आता है। मतलब मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा की स्थापना 2013 में हुआ था। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। और तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुआ था और ये तेलंगाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुआ था और ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो टोटल 25 उच्च न्यायालय था दोस्तों और उसका स्थापना वर्ष था। तो आप लोग एक नज़र इसे भी देख लेना, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 1866 में, याद रखना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है प्रतिषेध। क्या लागू किया जाता है? तो प्रतिषेध लागू किया जाता है। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। नागरिकों के मूल अधिकार से जुड़े मामलों उच्च न्यायालय की किस अधिकारिता से अंतर्गत आते हैं? तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थे। तो ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना। तो दोस्तों यह था पॉलिटी का छठा क्लास। अगर आप पॉलिटी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एवं पांचवा क्लास नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों ये एनसीईआरटी पर आधारित बेस्ड है, तो आप लोग इसे एक बार जरूर पढ़िएगा। यहाँ से एग्जाम में हुआ हो प्रश्न आने का संभावना रहता है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है यहाँ से, क्योंकि एनसीईआरटी पर आधारित है। तो एनसीईआरटी पर आधारित ही प्रश्न में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे जरूर एक बार पढ़िएगा। और हम इसी तरह से पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र सभी का क्लास लेकर आते रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को जरूर वॉच करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।